तो आपका देखो ये वाला हिस्सा, देखो दो हिस्सों में मैंने बांटा बॉडी को, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। तो ये वाला किसकी गाड़ी के संपर्क में होता है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा किसके संपर्क में, गाड़ी के संपर्क में। ये वाला हिस्सा ऊपर में है ना, ये गाड़ी के संपर्क में है क्या, ये वाला हिस्सा नहीं है। ये कैसा होगा, विराम अवस्था में। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, तो गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ेगी तो कौन सा हिस्सा फोर्स लगाएगा, नीचे वाले हिस्से में फोर्स लगाएगा, तो ये वाला हिस्सा आगे बढ़ जाता है। तो जब भी आप गाड़ी के पीछे बैठते हैं, किसी के साथ बैठते हैं, तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा आप क्या हो जाते हैं, पीछे झुकते हैं कि नहीं झुकते हैं। और यदि मान लो सामने वाला थोड़ा बदमाश है, उसने गाड़ी स्टार्ट की और बहुत तेजी से आगे बढ़ा दिया, तो पीछे वाला क्या होता है, इधर से पलट के इधर, पता चला कि उसकी हालत कैसी हो गई, ये ऐसी। बस समझ में आ रही कि होता है कि नहीं ऐसा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये वाला उस समय ये मोशन में आ जाता है, ये हमारा ये वाला, क्योंकि ये कांटेक्ट में था, गाड़ी की कांटेक्ट में था, तो कांटेक्ट होने के कारण इस पर बल लग गया, ये आगे बढ़ गया। लेकिन ये क्या चाहता है, मैं विराम में ही रहूंगा, है ना। ये विराम में है तो ये चाहेगा कि विराम में ही रहे, ये गति अवस्था में नहीं आना चाहता। तो उसका क्या करता है, विरोध करता है। विरोध करने के लिए ये अपने आप को क्या कर देता है, पीछे कर देता है, और ये आगे चला जाता है। तो आप थोड़े से पीछे ऐसे झुक जाते हैं, है ना। फिर आप क्या करते हैं, सामने वाले को पकड़ लेते हैं। बस समझ में आता है, करते हैं कि नहीं, ऐसा होता है नहीं। तो ये क्या है, ये भी एक विराम के जड़त्व का एग्जाम्पल है। बात समझ में आ रही है, नहीं आइए नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, विराम के जड़त्व के एग्जाम्पल्स देने हो तो आप इस तरह दे सकते हैं। अब गति के जड़त्व का एग्जाम्पल, तो जब आप बस में बैठे रहते हैं, ठीक है, आप एक बस है, ये इस तरह से अपन ले लेते हैं, एक बस मैं बना देता हूं, ये इस तरह से बस बनी हुई है, ये इस तरह से बस बनी हुई, ठीक है। आप इसको बस समझ लेना भाई, ठीक है, ना लगे बस जैसे तो मानकर चल सकते हैं, क्या दिक्कत है, नहीं। बस मान लेते हैं, यहाँ पे एक चक्का ये है, एक चक्का ये है, एक चक्का इधर से है, एक चक्का ये है, ऐसे, ठीक है। यहाँ अब यहाँ पर सीट है और यहाँ आप बैठे हुए हैं, ठीक है। ये बस ड्राइवर है, ये चला रहा है अपना बस, ठीक है, ठीक। सामने पे एक गाय दिख गई, ठीक है, यहाँ पर अब वो गाय जैसे कोई भी इंसेक्ट दिख गया, कोई, तो उसने इसको देखा और तुरंत क्या किया, उसने ब्रेक मारा। तो जब बस चल रही है तो बस के साथ में आप भी गति में होते हैं। ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या होता है, गति में होगा, पूरा का पूरा पोर्शन, क्योंकि बस में हम पूरे बैठे हुए हैं, तो हमारा पूरा पोर्शन कैसे होता है, बस में होता है कि नहीं होता। और बस ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक मारा, है ना, तो हमारा पूरा का पूरा पोर्शन कैसे है, गति में है। और सामने वाले ने अचानक से ब्रेक मारा, तो हम किधर जाते हैं, हम जिसको पकड़े रहते हैं पट से टकराया, और हम बस वाले को, कंडक्टर या ड्राइवर को खूब चिल्लाते हैं, ऐसे ब्रेक मारते हैं क्या, क्यों, क्योंकि हमारा ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन किस में होता है, मोशन में होता है, गति में होता है। लेकिन जैसे ही बस से ब्रेक, तो बस के कांटेक्ट में कौन सा हिस्सा है हमारा, ये वाला हिस्सा, तो ये तो रुक जाता है बस के साथ, ये रुक गया। लेकिन ये वाला मोशन में, तो वो तो बोलेगा कि भैया मैं मोशन में हूं, तो मैं गति में ही रहूंगा। वो उसका विरोध करता है, रुकने का विरोध करता है। जो विरोध करता है ना, वो क्या है, जड़त्व। ये इसको अपन क्या करते हैं, विरोध भी बोलते हैं। अपनी अवस्था में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करना भी जड़त्व का ही एक गुण है ना। कि अपनी प्रारंभिक जड़त्व हम क्या बोलेंगे, तो अपनी प्रारंभिक किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक अवस्था में प्रारंभिक अवस्था के परिवर्तन का विरोध भी क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। अभी लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो वो बात समझ में आई कि हमारा का ये पोर्शन पूरा का पूरा मोशन में होता है, क्योंकि ये वाला पोर्शन क्या होता है, हमारे गाड़ी के कांटेक्ट में होता है। ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, गाड़ी के कांटेक्ट में, तो ये तो रुक गया, लेकिन ये वाला कांटेक्ट में रहता है क्या, नहीं रहता, इसलिए वो कहाँ चला जाता है, सामने, क्योंकि अभी भी ये मोशन में ही रहना चाहेगा। तो वो इस तरह से सामने जाता है, पट से टकराया, हमारे सर में लगा। और ये रीजन क्या, क्योंकि वो किस में रहना चाहता है, गति में ही रहना चाहता है। अब जो कांटेक्ट में है उसमें तो फोर्स लग गया, लेकिन जो ये कांटेक्ट में ही वाला हिस्सा नहीं था, ये कांटेक्ट में नहीं था, इसमें कोई बल नहीं लगा, इसलिए वो आगे चला जाता है। वैसे ही आप बाइक में भी देखोगे, तेजी से किसी ने ब्रेक मारा तो हम फट से चिपक जाते हैं,
ऐसे कभी सर लग जाता है उसके सामने वाले को, कहीं कुछ लग जाता है, होता है कि नहीं होता? आप उसको प्रैक्टिकली आप देख सकते हो, बाइक वाले जो है जिनको बाइक चलाना आता है वो करके देख सकते हैं, ठीक है। बट ज़्यादा प्रैक्टिस मत करना, ज़्यादा प्रैक्टिकल मत करना, बड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो गति के जड़त्व समझ में आया? इसका एग्जाम्पल समझ में आया? नहीं आया? एग्जाम्पल दोनों समझ में आए कि नहीं? ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स आप चाहें तो दे सकते हैं बेटा, ठीक है। दूसरा अपन देखते हैं दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व मतलब यदि कोई वस्तु इस दिशा में ऐसे गति कर रही है तो वो हमेशा क्या करेगी, इसी दिशा में, जब तक उस पर कोई बल, मतलब इस तरह से उस पर कोई बल नहीं लगाया जाए, तो ये दिशा का जड़त्व। यदि एक डायरेक्शन में वो गति कर रही है तो वो एक ही डायरेक्शन में गति करेगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सर्कुलर मोशन। यदि कोई अपने पास पिंड है, इस पर जब यहाँ पर ये इस तरह से जा रहा है तो ये ऐसे जाता, लेकिन उस पर क्या लग रहा है, अंदर की ओर एक बल लग रहा होता है जिसको हम नाम देते हैं अभिकेंद्री बल। खैर मैं इसको भी पढ़ाऊंगा। तो वो अभिकेंद्री बल क्या करता है, उसको इधर ला देता है। इधर जाना चाहिए तो जाना इसको ऐसे चाहिए, किसके कारण? जड़त्व के कारण। जड़त्व क्या कहता है कि यदि इसकी दिशा ये है तो वो इसी दिशा में गति करेगा, लेकिन वो इस तरफ मुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि इस पर एक बल लगता है जिसको हम बोलते हैं अभिकेंद्री बल। मैं बताऊंगा वो कैसे निकालते हैं, वो भी बताऊंगा। तो वो अभिकेंद्री बल क्या करता है, इसको केंद्र की ओर खींच लेता है। बस समझ में आ रही? तो इस तरह से ये दिशा का भी जड़त्व होगा, ठीक है। कि यदि कोई वस्तु एक दिशा में गति कर रही है तो वह उसी दिशा में गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बार बल, ठीक है। तो एक तरीके से हम जड़त्व के तीनों प्रकार समझ में आ गए, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं बेटा थोड़ा सा जड़त्व की परिभाषा में आपको एक बार और थोड़ा सा बता देता हूँ। उसमें उसकी परिभाषा को और भी लिख सकते हैं कि जड़त्व क्या होता है, तो विरोध को प्रकट करता है। किसको विरोध, किसको प्रकट करता है? विरोध को। किसका विरोध? तो कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। तो ये जड़त्व एक गुण है, हमने बोल दिया, और वो गुण क्या करता है? विरोध प्रकट करता है। क्या करता है? विरोध प्रकट करता है। क्या? कि वह अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। विरोध करता है मतलब मुझे नहीं उठना। अब वो कितना विरोध कर सकता है? जितना उसका द्रव्यमान होगा। फिर वही बात किया मैंने कहा कि 20 किलो का है तो 20 किलो वाला जो है वो कम विरोध करेगा, लेकिन जहां मैं बोल दूं कि 100 किलो का है तो 100 किलो वाला ज्यादा विरोध करेगा, 100 किलो वाला ज्यादा विरोध करेगा, क्योंकि उसका द्रव्यमान ज्यादा है, उसकी तो जिद ज्यादा होगी, उसकी जिद मैं तो नहीं उठूंगा, उठा के दे। हम भी परेशान हो जाएंगे, हम तो 100 किलो का उठा पाएंगे क्या? नहीं उठा पाएंगे। हाँ, कई लोग हैं भाई जो ताकतवर हैं वो उठा लेते हैं, अब उनको 500 किलो दे देंगे हम, तो 500 किलो का ज्यादा, उसकी जिद ज्यादा होगी, उसका विरोध ज्यादा होगा। तो ये विरोध भी प्रकट करता है, ठीक है। या असमर्थता बोल दो या विरोध बोल दो। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जड़त्व क्या बोलेंगे कि किसी वस्तु या कोई वस्तु, कोई भी वस्तु है ना, वस्तु या पिंड है ना, अपनी प्रारंभिक अवस्था। अब प्रारंभिक अवस्था क्यों लिखा हूं बेटा? इसलिए क्योंकि प्रारंभिक अवस्था कुछ भी हो सकती है, गति भी हो सकती है, विराम अवस्था भी हो सकती है ना, गति अवस्था भी हो सकती है और विराम अवस्था भी हो सकती है। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन का क्या करता है? परिवर्तन का विरोध करता है ना, का विरोध करता है। और यही गुण वस्तु का क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जड़त्व क्या होता है। समझ में आ गया, ठीक है। जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो जो गति का पहला नियम है वो इसी पर आधारित है। और पहला नियम क्या कहलाता है बेटा? तो पहला नियम मैं आपको बता दूं, जड़त्व क्या होता है, क्लियर हो गया। अब आते हैं पहले नियम पर। तो गति का जो पहला नियम है वो कहता है, पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कि यदि
कोई वस्तु विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में है, तो वह विराम अवस्था में ही रहेगा तथा यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहेगा, गति अवस्था में ही रहेगा। ठीक है, जब तक उसमें कोई बाह्य कारक ना लगाया जाए। कारक कोष्टक में लिख देता हूं, बल, है ना लगाया जाए, ना लगाया जाए। ठीक है, तो ये जो पहला नियम है, इस पहले नियम को मैं क्या बोलता हूं पता है आपको? मैं बोलता हूं कि ये जो पहला नियम है वो किसको परिभाषित करता है? बल की परिभाषा देता है, परिभाषा बताता है, बल की परिभाषा बताता है। या क्या बताता है हमें कि बल क्या है, बल क्या है, ये हमें बताता है। पहला नियम हमें क्या बताता है कि बल क्या है, बल की परिभाषा हमको बताता है। ठीक है ना, तो पहला नियम हमको क्या बताता है? बल क्या है। क्यों ऐसा मैंने कहा? तो भाई सीधी सी बात है, यदि ये वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी। यदि इसकी स्थिति मुझे बदलनी है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? एक बाह्य कारक, एक ऐसी चीज लगानी पड़ेगी जो इसकी प्रारंभिक अवस्था को क्या कर दे? परिवर्तित कर दे। और जो चीज हम इसमें लगाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं। तो उसने बताया ना कि बल क्या है। बल क्या है? तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था को क्या कर देता है? बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। प्रारंभिक स्थिति को परिवर्तित, प्रारंभिक अवस्था को बदल देता है, वह कारक क्या है? बल। तो बल की परिभाषा भी हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इससे हमको क्या पता चला कि बल क्या है, बल की परिभाषा क्या है। तो हम यहाँ पे बल की परिभाषा भी लिख सकते हैं इस नियम से। तो ये भी आप लिख लीजिएगा। इसके बाद आप लिख सकते हैं बल की परिभाषा। बल की परिभाषा या बल क्या है, ये है ना, बल क्या है ये अपन बता सकते हैं। तो क्या है? तो हम बोलेंगे वह बाह्य कारक, वह बाह्य कारक बोल देता हूं ना, वह बाह्य कारक जो वस्तु या पिंड की प्रारंभिक अवस्था को बदल दे। अब प्रारंभिक अवस्था, फिर से वही मैंने बोला बेटा, प्रारंभिक अवस्था क्यों कहा? क्योंकि वो वस्तु कैसे, पिंड या वस्तु क्या हो सकता है? गति अवस्था में भी हो सकता है या विराम, गति को विराम अवस्था में बदल दे, विराम को गति अवस्था में बदल दे। बात समझ में आ रही? तो बदल दे, है ना, हमने क्या बोला? प्रारंभिक अवस्था को बदल दे या परिवर्तित कर दे, परिवर्तित करने का प्रयास करें, बदल दे या परिवर्तित करने का प्रयास करें। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा बेटा, परिवर्तित करने का प्रयास करें, क्यों लिखा? क्योंकि अभी जस्ट मैंने बोला कि 500 किलो का कोई भार है, अब उस पर मैं क्या कर रहा हूं? बल लगा रहा हूं। भाई मैं तो नहीं खसका सकता 500 किलो का, लेकिन मैंने क्या किया? उस पर कुछ लगाया ना, क्या लगा रहा हूं? बल लगा रहा हूं। तो मैंने क्या किया? प्रयास किया। क्या बदल पाया?
नहीं बदल पाया ना, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, प्रयास करें। बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि मैं उसकी स्थिति को चेंज नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं प्रयास तो कर रहा हूं, है ना। तो बल वह बाह्य कारक है जो उसकी स्थिति में परिवर्तन का क्या कर रहा है, प्रयास कर सकता है। बदल भी सकता है, वो नहीं कह सकता कि नहीं बदल सकता, स्थिति बदल सकता है, बल ही वो कारक है जो उसकी स्थिति को बदल दे। इसलिए मैंने यहाँ पे बदल दे भी लिख दिया, है ना। या परिवर्तित करने का, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा करने का थोड़ा जल्दी में हो जाता है ना, शब्दों को बनाने का थोड़ा सा प्रयास करना आप लोग भी, है ना। ये मैं कौवा उड़ा दिया ऐसे करते थे ना, अरे यहाँ कौवा उड़ा दी, ये जो बचा है वो यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो मैंने वही काम कर दिया है, परिवर्तित करने का प्रयास करें। बस समझ में आ रही है ना। तो वही चीज भाई, हमने किसी पर बल लगाया, हम चेष्टा कर रहे हैं, या प्रयास करें या चेष्टा करें, ऐसा भी लिख सकते हो, चेष्टा करें, चेष्टा करना। देखो मैं इस दीवार को इधर खसकाने की चेष्टा कर रहा हूं, पॉसिबल है क्या, नहीं है, बट मैंने फोर्स तो लगाया है ना, बल तो लगाया, वो बाह्य कारक इसमें किया ना, है ना। करे क्या कहलाता है, बल कहलाता है। वह बाह्य कारक क्या कहलाएगा, बल कहलाता है, कहलाता। तो इस तरह से पहला जो नियम है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जानकारी हमको देता है, बहुत सारी जानकारियां हमें उसने दिया। कौन कौन से दिया, तो वस्तु के गुण को बताया उसने, ठीक है। पहला जो गति का पहला नियम है, गति के बल का पहला नियम है, उसने हमको क्या बताया कि जड़त्व क्या होता है ना। उसके बाद उसने बताया कि बल क्या है, बल की परिभाषा दिया उसने हमें, ठीक है। अब जो दूसरा नियम है वो हमको क्या बताएगा, बल का मान बताएगा। ये एग्जैक्टली जो दूसरा नियम मैं पहले बोलता हूँ कि पहला नियम ये बताता है कि बल क्या है, दूसरा नियम क्या बताता है, बल का मान क्या है, तीसरा नियम क्या बताता है, बल की प्रकृति क्या है, बल की प्रकृति, बल का नेचर क्या है, किस तरह का नेचर होता है बल का, बल है लेकिन उसका नेचर क्या है, ठीक है, वो डिफाइन करता है, ठीक है। तो जो नियम है हम उस पर नहीं जाकर के उसके चीजों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने, कंसेप्ट को समझने का प्रयास करना है। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो दूसरा जो नियम है वो क्या कहता है, दूसरा नियम को पढ़ने से पहले, दूसरे नियम को पढ़ने से पहले हमको जानना क्या है, तो जानना जरूरी है किसके बारे में, संवेग। एक हमारे पास नई इकाई हमारे सामने आ जाती है जिसको हम बोलते हैं संवेग। तो संवेग होता क्या है, तो अभी हमने क्या बोला, बल क्या होता है, पहले हमने क्या निकाल लिया, अभी बल क्या होता है, ठीक है। तो हमने जो देखा कि बल क्या होता है वो हमने निकाला, तो अब उसी बल को लेकर के हम संवेग को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये कि बल, फिर से वही बात मैंने कहा कि किसी भी वस्तु के जड़त्व में जो परिवर्तन कर दे वो क्या है, बल। अभी हमने पढ़ा जड़त्व मतलब क्या, उसकी प्रारंभिक अवस्था, उसमें वो परिवर्तन कर देता है तो वही क्या कहलाता है, बल। क्योंकि वही एक ऐसा कारक है जो उसके जड़त्व में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। तो अब एक बात ये कि जड़त्व किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान। तो बल किस पर निर्भर करेगा, सीधी सी बात, 1 किलो का, तो उसमें उसको उठाने के लिए 1 किलोग्राम के बराबर बल की आवश्यकता होगी। 100 किलोग्राम का है तो उसकी स्थिति बदलने के लिए मुझे कितने की आवश्यकता है, 100 किलोग्राम की आवश्यकता होगी, उतने किलोग्राम बल की आवश्यकता होगी। बात समझ में आ रही है ना। तो स्वाभाविक सी बात है, बल किस पर निर्भर करेगा, द्रव्यमान। किस पर निर्भर करेगा, द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। बल किस पर निर्भर करेगा, द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, ठीक है। सीधी सी बात ये कि यदि एक रोलर आ रहा है, उसका वेग कम है, ठीक है, और वो रोलर आ रहा है, आप बोले उसको रोको, तो पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल। क्यों, क्योंकि उसको हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है, मैं अपने लिए बात कर रहा हूं, तो अपने लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि उसका जो द्रव्यमान है काफी ज्यादा है, तो उसका द्रव्यमान ज्यादा होने से हमको उसको रोकने के लिए उतना ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। लेकिन उसी वेग से कोई साइकिल आए तो हम उसको रोकने के लिए तैयार, क्योंकि उसके बराबर, क्योंकि उसका द्रव्यमान क्या है, साइकिल का कम है। वेग किसके बराबर है, रोलर के बराबर। रोलर के बराबर मतलब रोलर का वेग ज्यादा,
10 किलोमीटर प्रति घंटे का होगा या 15 किलोमीटर प्रति घंटे का होगा, तो मान लो साइकिल का भी 10 किलोमीटर प्रति घंटे का होगा या 15 किलोमीटर, हम उसको रोक सकते हैं, हमारे पास उतना बल होगा, ठीक है। लेकिन अब हम ये बोले कि साइकिल की स्पीड कितनी है, 25 या 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में, अब हमको कोई बोले रोको, तो हम रोक पाएंगे क्या? नहीं। इसका मतलब वो जो बल है हमको ज्यादा लगेगा उसको रोकने के लिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? उसको रोकने के लिए बल हमको ज्यादा लगेगा। क्यों ज्यादा लग रहा है? क्योंकि द्रव्यमान तो उतना ही है, साइकिल का द्रव्यमान उतना ही है, पहले जितना था पहले रोक पा रहे थे। क्यों रोक पा रहे थे? स्पीड कम थी, लेकिन स्पीड ज्यादा होने पर रोक पा रहे हैं क्या? लेकिन द्रव्यमान तो उतना ही है, द्रव्यमान चेंज नहीं हुआ, तो क्यों नहीं रोक पा रहे? उसका वेग ज्यादा हो गया, वेग ज्यादा हो गया है कि नहीं? द्रव्यमान उतना है लेकिन वेग ज्यादा हो गया, तो बल भी ज्यादा लगा। तो मतलब बल किस पर निर्भर करने लगा? वेग पर भी निर्भर करने लगा। मान लो मैंने ये देखो, ये जो चौक है, ये चौक है, इसको मैंने आपकी तरफ फेंका, ये आपने इजीली ले लिया, वही मैं ये एक्सप्रेशन करके फेंकूं तो आप उसको कैच करने का प्रयास नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे जो किया, इसका मतलब स्पीड वेग ज्यादा होने वाला है, द्रव्यमान उतना ही है, चौक का टुकड़ा भी उतना ही बड़ा है ना? बात समझ में आ रही? लेकिन स्पीड ज्यादा है, तो ज्यादा बल की आवश्यकता होगी, मतलब ज्यादा वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी ज्यादा है तो बल का मान भी क्या हो जाएगा? उसको रोकने के लिए उतने ज्यादा बल की आवश्यकता होगी। एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि यदि पहाड़ से मान लो एक अपने पास गेंद लुढ़कते आ रही है, गेंद, तो हम अचानक से जाकर के उसको पकड़ लेंगे, वो चाहे कितनी ऊंची से नीचे आ रही है, हम उसको पकड़ लेंगे, क्योंकि हम उसको पकड़ सकते हैं क्योंकि उसका द्रव्यमान कम है। और मान लो इतना बड़ा पत्थर गिरते आ रहा है, तो जाके पकड़ो, पकड़ने का कोशिश करोगे? नहीं। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि उसका द्रव्यमान ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? उसमें बल हमको ज्यादा लगेगा और उतना बल हमारे पास नहीं, तो हम वहां से हट जाएंगे। बात समझ में आई? नहीं? ठीक है, ये तो पता चल रहा है कि अरे हम तो कोई शक्तिमान है, बोले 60 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है साइकिल और हम बोले खड़े हो गए। पता चल रहा है साइकिल ने आपको रौंदा और निकल लिया, लेकिन इसकी स्पीड ज्यादा थी तो बल का मान भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि बल किस पर निर्भर कर रहा है? वेग पर, द्रव्यमान पर निर्भर करता है तो दूसरा वेग पर निर्भर करता है। तो यार ऐसा उन्होंने ये सोचा कि जब ये दोनों अलग अलग चीजें हैं तो हमको ये बोलना पड़ेगा कि द्रव्यमान वेग पर भी निर्भर करता है, द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। वेग ज्यादा होगा तो बल का मान ज्यादा होगा, द्रव्यमान ज्यादा होगा तब भी बल का मान ज्यादा होगा, है ना? तो ये अलग अलग बताने से अच्छा है कि हम इन दोनों को मिलाकर के एक नई यूनिट, नई इकाई तैयार करते हैं, जिसको कहते हैं हम संवेग, जिसको हमने क्या नाम दिया? संवेग। तो संवेग कैसे बना? क्योंकि बल जो है उन दोनों मात्राकों पर निर्भर करता है, दोनों इकाइयों पर निर्भर करता है। किन किन पर? द्रव्यमान और वेग पर। तो यहाँ पर संवेग को क्या कहा गया? तो किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को क्या कहा गया? संवेग कहते हैं, है ना? जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं क्या? जिसे P से प्रदर्शित किया गया। किससे? P से प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शित किया जाता है, ऐसे है ना? जाता है, अर्थात संवेग क्या हो जाएगा? m इंटू v। संवेग कैसी राशि है? क्योंकि वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है, इसलिए संवेग भी कैसी राशि होगी? सदिश राशि होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे संवेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, अब यहाँ पर संवेग का अपन क्या निकाल लेते हैं? विमीय सूत्र निकाल लेते हैं। तो विमीय सूत्र निकाल लो। विमीय कैसे निकालोगे संवेग का विमीय सूत्र? तो द्रव्यमान के लिए क्या लिखते हैं? और वेग के लिए क्या होता है? L T माइनस होता है कि नहीं होता? तो क्या हो गया संवेग का अपने पास, है ना? बस समझ में है कि नहीं? भाई वेग अपने लिखे ना, दूरी विस्थापन बटे समय, विस्थापन के लिए L और समय के लिए T,
तो ये एल टी ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस 1 हो गया कि नहीं? और वेग का हम निकाल चुके हैं, वेग जब मैंने पढ़ाया था आपको तो निकाल के बताया था। द्रव्यमान के लिए ये क्या हो गया संवेग। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा, इकाई क्या होगी इसकी, संवेग की इकाई ले लें। इकाई क्या हो जाएगी, तो m का क्या होता है किलोग्राम, वेग का क्या होता है मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये क्या हुआ इसकी, अभी समझ में। तो इस तरह से एक नई यूनिट तैयार किया गया जिसको हमने क्या नाम दिया, संवेग, ताकि हमको ज्यादा मतलब भाई फिजिक्स का काम क्या है, भौतिकी का काम है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको क्या करना, जो जटिलता है उसको सरल करना, उसको और इजी बनाना। तो उसको सरल करने के लिए उसने एक नई मतलब अपने पास इकाई बताया जिसका नाम क्या था, संवेग। और संवेग के बारे में हमने ये सारी चीजें देख ली है ना, ये हो गया। और संवेग कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, उसका विमेय सूत्र हमने निकाल लिया और उसकी इकाई भी हमने निकाल ली। ठीक, इसके बाद जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है, जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है, उस चीज को अपन समझ लेते हैं। तो दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी भी, अच्छा फिर से वही बात, चलो दूसरा नियम अपन देखते हैं। दूसरा नियम, ठीक है, तो किसी वस्तु या पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु या पिंड पर आरोपित बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, किसी वस्तु या पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु या पिंड पर आरोपित बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होता है। या हम बोलेंगे किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य बल किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य बल वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के वस्तु के समय में परिवर्तन दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, गति का दूसरा नियम है हमारे पास, जो कहा गया है उसी को अपन लिख देते हैं। बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो बल को F के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, F। तो मैंने लिखा F इज प्रोपोर्शनल टू संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग में परिवर्तन मतलब यहाँ पर देखो संवेग है P में परिवर्तन, डेल को दिखाते हैं, डेल से दिखाते हैं, की दर मतलब T। तो F इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डेल P अपॉन डेल T। ये इस तरह से उसने अपना क्या किया, दूसरा नियम लिया। तो यहां पर पहले बार हम क्या कर रहे थे, पहली बार हमने क्या किया था, F इज प्रोपोर्शनल टू डेल P अपॉन डेल T। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान दो, डेल P का मान क्या होता है, क्योंकि हमको मालूम है अभी निकाला, P बराबर क्या होता है, m इंटू वी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ m इंटू वी इंटू डेल T। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, यदि बल लगाएंगे तो वेग में परिवर्तन होगा, जैसे मान लो वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसका द्रव्यमान कम या ज्यादा होगा क्या। यदि मैं आपको बोलूं, आप यहाँ पे हो, ठीक है, आपका द्रव्यमान है मान लो 50 किलोग्राम,
ठीक है। और आपको बोला 1 किलोमीटर दौड़ जाओ, क्या बोला? 1 किलोमीटर दौड़ो, फिर तौलो, द्रव्यमान कम हुआ कि ज्यादा हुआ? कम हो ज्यादा हो जाएगा? सोच कर देखो भाई, 50 से तो 85 रहोगे कि और बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा? उतना ही रहेगा ना, वो कम ज्यादा नहीं होगा। द्रव्यमान कम ज्यादा होगा क्या वेग के बढ़ने या कम होने से? नहीं, द्रव्यमान वही रहेगा। अर्थात द्रव्यमान को मैं क्या करूंगा? बाहर, ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल दूंगा। तो परिवर्तन किसमें हुआ? डेल वी, वेग में परिवर्तन होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये डेल वी है और ये डेल टी है, ठीक है। तो डेल वी अपॉन डेल टी को देख करके कुछ याद आ रहा है क्या? वेग में परिवर्तन की क्या कहलाता है? त्वरण, है ना। ये डेल वी अपॉन डेल टी क्या दे रहा है अपन को? वेग में परिवर्तन की दर। क्या मिल रहा है? त्वरण। ये क्या मिल गया हमको? F is proportional to m into a। और यहाँ पर जब भी हम ये वाला साइन लगाएंगे, हमेशा ये चीज पूरे फिजिक्स में याद रखना, जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे ये चीज दिमाग में रखना कि जब भी ये वाला चिन्ह होगा, अनुक्रमानुपाती नियतांक का चिन्ह होगा, यदि हम उसको बराबर लिखेंगे तो एक कांस्टेंट का गुणा करेंगे। किसका करेंगे? एक कांस्टेंट का गुणा करेंगे, ठीक है। और एक कांस्टेंट का गुणा करने के बाद अब देखिए यहाँ पर इस k को अब हम एक कैसे करेंगे? तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, m को क्या लिख देता हूँ? 1 kg लिख देता हूँ, ठीक है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो F को मैं बोल देता हूँ 1 न्यूटन, और त्वरण को क्या बोल देता हूँ? 1 कर देता हूँ, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सबको 1 कर देता हूँ। तो सबको यदि 1 कर दूंगा, इसको भी 1 कर दिया, इसको भी 1 कर दिया, इसको भी 1 कर दिया, है ना। यदि करके मैंने ऐसे कर दिया, तो जब भी हम किसी भी पहली बार हम बल को क्या कर रहे हैं? परिभाषित कर रहे होते हैं। जो गति के नियम में फर्स्ट टाइम ऐसा होता है जब हम बल को परिभाषित या बल के मान को निकाल रहे होते हैं। तो जब भी किसी इकाई का मान पहली बार निकाल रहे होते हैं, तो हम सब बाकी सब इकाई को क्या कर सकते हैं? एक कर सकते हैं। तो हमने 1 किलोग्राम कर दिया। तो हमने क्या कहा? यदि किसी भी वस्तु के, क्या लिख देते हैं? यदि किसी 1 किलोग्राम की वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तथा वह वस्तु 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित हो जाए तो क्या हो जाएगा? के बराबर क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। के बराबर 1 मिल जाएगा, ठीक है। और यदि हो जाती है तो के बराबर 1 मिल जाएगा। तो F इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? के बराबर 1 रख दो। F इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया? द्रव्यमान गुना त्वरण। तो बल क्या हो जाता है? किसके बराबर हो जाता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। तो यहाँ पर हमको क्या मिला? दूसरा नियम हमको क्या देता है? बल का मान देता है। बल कैसी राशि है? क्योंकि त्वरण कैसी राशि है? सदिश राशि है, इसलिए बल भी कैसी राशि होगी? सदिश राशि होगी। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो ये बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल कैसी राशि है? बकायदा लिखोगे, बल एक सदिश राशि है। मात्रक लिख लो। तो चूंकि इसकी खोज किसने किया था? न्यूटन ने। तो न्यूटन के ऑनर्स में, है ना, न्यूटन ने उस पर मेहनत किया, उसमें बहुत सारी चीजें न्यूटन ने उस चीज को खोज कर बताया। तो उसके नाम के, उसकी प्रसिद्धि के कारण उसने अपने नाम से उसको दिया क्या? न्यूटन। बल का मात्रक क्या दिया? न्यूटन, ठीक है। या उसको हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक। और इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? विमीय सूत्र बताओ क्या हो जाएगा? हाँ, तो विमीय सूत्र देखो क्या होता है? m और a है, तो a त्वरण है। त्वरण के लिए क्या निकाला था हमने? याद करो, mt माइनस निकाला था कि निकाला था? मास क्या था?
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बल का विमीय सूत्र हो जाएगा विमीय सूत्र। ठीक, मात्रक क्या हो गया। अच्छा, इकाई क्या हो जाएगी, तो इकाई हमारे पास क्या है, मात्रक क्या है, न्यूटन, इसी को इकाई हमने बोला। और इसको यदि ऐसे लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड या न्यूटन, या करके क्या लिख सकते हैं, न्यूटन, इस तरह से। क्लियर है। अच्छा, सीजीएस पद्धति में क्या होता है, सीजीएस पद्धति में, तो सीजीएस पद्धति में न्यूटन को आप क्या बोलते हैं, डाइन। क्या होता है, डाइन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये मात्रक, या तो इसको अपन डाइन बोलेंगे या बोलेंगे ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम की जगह क्या यूज करेंगे। तो सीजीएस पद्धति में उसका मात्रक क्या होता है, डाइन। याद रहेगा। ठीक, अब एक न्यूटन को परिभाषित करते हैं। एक न्यूटन क्या होता है, ठीक है। एक न्यूटन क्या होता है, एक न्यूटन मतलब हम एक न्यूटन को परिभाषित कर रहे हैं, ठीक है। एक न्यूटन, तो इसमें क्या लिखेंगे, जब 1 किलोग्राम की वस्तु पर या 1 किलोग्राम की वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह वस्तु कितने 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से क्या हो जाती है, त्वरित हो जाती है, तो वह बल क्या कहलाएगा, 1 न्यूटन बल कहलाएगा। 1 न्यूटन बल कहलाता है। इस तरह से आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। मतलब F इज इक्वल्स टू, हमने क्या किया, M को क्या कर दिया 1 किलोग्राम, त्वरण को क्या कर दिया 1 केजी, ठीक है ना, और इसको 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, 1 न्यूटन का बल कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से। अच्छा, अब यदि मैं 1 किलोग्राम बोल रहा हूं, 1 किलोग्राम वस्तु कितनी होती है भाई, हमारे पास 1 किलोग्राम बोलेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और अपने पास जी कितना लगता है, उस पे नीचे 10 का लगता है ना, 10 का लगता है नीचे। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो अपने पास इसमें यदि अपन लें तो हमको 1 न्यूटन बल यदि अपन उसमें देखें, किसमें देखें, अपने मतलब उसमें दैनिक बोलचाल की भाषा में, तो अपन ये देखते हैं कि जो 100 ग्राम का बाट है ना बेटा, मतलब इसको कैलकुलेट करेंगे अपन इसी तरह से, तो 1 न्यूटन बराबर कितना हो जाता है, 100 ग्राम। मैं बताऊंगा आपको कैसे होगा, ठीक है ना। तो जो 100 ग्राम का बाट आपके हाथ में आप रखो, 100 ग्राम का बाट, ठीक है, और वो बाट जितना फोर्स लगाएगा आपके हाथ में, वो क्या कहलाएगा, उसका 1 न्यूटन बल। वो बल कितना कहलाएगा, 1 न्यूटन। वो कैसे होगा मैं आपको फिर से बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।